शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 736 मीटिंग पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि IAPHX फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज की इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर फणी भूषण सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है किडनी स्टोन एंड होम्योपैथी, तो मैं सर से आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। जो आपने मुझे एक सुनहरा मौका दिया आज प्रोग्राम को अटेंड करने का और मुझे अपने विचारधारा व्यक्त करने का। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर जी? जी सर, सुन पा रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सानी सर का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि आज अपने विचारों को मैं व्यक्त कर सकूँ होम्योपैथी फील्ड में किडनी स्टोन के बारे में कि क्या है। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार और प्रणाम है। सबसे पहले मैं एक जानकारी दूंगा कि होम्योपैथी जगत में हम जब ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं तो सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम लोगों को ठीक करें। होम्योपैथी के कंसेप्ट में दिया गया है कि हम लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, उनके कारणों को ठीक करते हैं, और सबसे बड़ा है कि वो जो विचारधारा लेके हमारे पास आते हैं कि हमें क्या तकलीफ हो रही है, किस तरीके से विचार प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उन सभी को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा व्याख्यान है किडनी स्टोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक जानकारी दूंगा कि हमारा एक शरीर जो है बहुत सारे सेल, टिश्यूज, ऑर्गन्स से बना हुआ है। और सभी सेल, टिश्यू, ऑर्गन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। सबका एक सिस्टमेटिक वर्क दिया गया है बाय गॉड। नेचर कंसेप्ट में है कि हर एक सिस्टम को अपना अपना इंडिविजुअल कार्य करना होता है। जिस तरीके से हमारा शरीर के ऑर्गन, सेल, टिश्यूज हमारे शरीर को ग्रोथ करने के लिए, हमारे शरीर के जितनी भी क्रियाएं होती है, दैनिक क्रिया, उसको मेंटेन करने के लिए और एक्सटर्नल डिजीज से हमको लड़ने के लिए एक क्षमता प्रदान करती है जो इम्यून पावर के कंसेप्ट में आता है। हमारा शरीर एक ऑटो इम्यून सिस्टम में काम करता है, ये कहीं बाहर से कोई वर्क नहीं होता है। इसको हमको चलाने के लिए एक ऑटो सिस्टम जनरेट हुआ है बाय द नेचर्स, उसको यूज करके हम कार्य करते हैं। और जब हम इस तरीके के कार्य करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम जनरेट होने के बाद में विकार भी आते हैं, वो ऑटो ठीक भी रहते हैं और उस तरीके से हमारे कार्य संपन्न होते हैं। मगर आजकल जो दैनिक दिनचर्या है उसमें हमने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती जा रही हैं। उसका कारण है हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा तौर तरीका, एंड सो मेनी कंसेप्ट ऑफ द डिजीज क्रिएटेड बाय अवर natures. The first 2 days we had studied the stones, kidney stones and gallstone. There are two types of the stone in our bodies. Mostly we had treated the kidney stones. देखा गया है कि 10 में से 3 लोगों को आज के समय में किडनी स्टोन ज्यादा हो रहा है। हर तीसरे व्यक्ति को किडनी स्टोन की शिकायत हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हमारा खान पान, रहन सहन है। उस पर अपन आज थोड़ा चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको जानकारी दूंगा मैं कि किडनी स्टोन का कंसेप्ट दो तरीके से माना गया है हमारे मेडिकल वर्ड में। एक नेफ्रोलिथेसिस और यूरोलिथेसिस। नेफ्रोलिथेसिस क्या है कि जब हमारा शरीर में बहुत सारे मिनरल कंटेंट्स जो सर्कुलेट करते हैं हमारे बॉडी को रन करने के लिए, जो पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सल्फेट है और बहुत सारे विटामिन कंटेंट होते हैं, मिनरल कंटेंट होते हैं जो हमारे शरीर को गवर्न करते हैं। साथ ही जब हम डाइजेशन प्रोसेस में जाते हैं तो उसमें कैल्कुलाई कंसेप्ट होता है, एल्बुमिन होता है, यूरिक एसिड होता है, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स जो हैं हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काम करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे किडनी स्टोन में दो प्रकार का हमने मेंशन किया हुआ है। नेफ्रोलिसिस क्या है कि जब बहुत सारे मिनरल कंटेंट जो हैं शरीर में अपना काम करते हैं, काम करने के बाद में ब्लड के थ्रू फिल्टर होके, ब्लड में आते हैं, ब्लड से किडनी के थ्रू फिल्टर होकर शरीर के बाहर निकल जाते हैं बाय द यूरिन प्रोसेस। तो यहाँ पे दो चीजें आपको बताना चाहूंगा कि हमारा शरीर दो क्रियाओं से फिल्टर करता है, एक लंग्स के थ्रू, एक किडनी के थ्रू। इसलिए नेचर ने हमको वर्कलोड ज्यादा दिया है, इसलिए दो किडनियां हैं और दो लंग्स हैं। तो जो गैसेस फॉर्म में कर्म काम होता है वो हमारे लंग्स के थ्रू होता है, जो जितने गैसेस होते हैं वो लंग्स के थ्रू बाहर चले जाते हैं।
सेकंड चीज है जो मिनरल कंटेंट है और एसिड कंटेंट्स है और जो अदर कंटेंट मटेरियल होते हैं सेमी सॉलिड सॉलिड्स एंड ड्राई सब्सटेंस होते हैं, वो धीरे धीरे हमारे किडनी से फिल्टर होकर बाहर निकलते हैं। जब मिनरल कंटेंट्स में कंपोजिंग चालू हो जाता है किसी कारणवश, तो धीरे धीरे वो नेफ्रोलिसिस के कैटेगरीज में आ जाता है, जिसमें मिनरल कंटेंट और साल्ट जो है एक पाउडर फॉर्म से धीरे धीरे क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और क्रिस्टल आगे चल के एक स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब अपन अल्ट्रासोनोग्राफी में जाते हैं तो वहाँ देखा गया है कि किडनी के स्टोन बहुत सारे टाइप्स के अपने को दिखते हैं, जिसको हम एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से किडनी स्टोन हमारे शरीर में हो रहा है। सेकंड चीज ये है, अपने एल्बुमिन कंसेप्ट में जाते हैं तो कैलकुलाई कंसेप्ट होता है। कैलकुलाई जो बनता है वो भी एक स्टोन का ही प्रकार है। तो बेसिकली हम सिंपल भाषा में बात करें तो स्टोन है, मगर मेडिकल भाषा में बात करते हैं तो हमारा ये दो कैटेगरी होता है, एक मिनरल कैटेगरी, एक कैलकुलाई स्टोन कैटेगरी होता है। अब ये क्यों होता है और कहाँ पे होता है, तो अब जनरली देखा गया है कि किडनी जब फिल्टर करता है ब्लड को, तो बहुत सारे जो क्रिस्टल है स्टोन है हमारे किडनी में आ जाते हैं। किडनी के थ्रू यूरेटर में चले जाते हैं, यूरेटर से ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा में आता है, और यूरेथ्रा से बाहर भी जा सकता है। और कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि जो दे आर स्टिक इन पर्टिकुलर पार्ट्स, इट डिपेंड द साइज ऑफ द स्टोन्स। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि हम इसको कैसे जाने और किस तरीके से इसका वर्क करें, एनालिसिस करने को अपने को। तो यहाँ पे देखा गया है कि किडनी स्टोन क्यों होता है। तो एक सबसे बड़ा मेन कारण होता है कि हमारा पानी पीने की क्वांटिटी कम है। आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, जिसकी लाइफ साइकिल में हमने देखा है कि पानी हम बहुत कम पी पाते हैं, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है, टेंशन है, स्ट्रेस के कारण है, तो हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जो डिहाइड्रेशन कैटेगरीज में आती है। तो जब पानी की कमी होगा तो ब्लड का थिनर कंसेप्ट कम हो जाएगा, थिकनेस जाना हमें लग जाएगा, और साथ ही ये देखा गया है कि ब्लड जब फिल्टर करने के लिए किडनी में जाता है और एकदम फ्लूइड कंटेंट्स ना रह के थिक कंटेंट में होगा, तो वो जो है आपको बहुत जल्दी फिल्टर नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टोर होना चालू हो जाते हैं, और फिर पार्टिकल्स जो है क्रिस्टल, और क्रिस्टल से स्टोन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड चीज है कि हमारी लाइफ साइकिल आज बहुत डिस्टर्ब है। हम लोग किसी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं करते, वर्कलोड नहीं लेते, हम किसी प्रकार का मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ड्यू टू साइंटिफिक कंसेप्ट कि हमारा वर्कलोड ज्यादा है। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लैपटॉप में, कार में सफर कर रहे हैं, तो हमारा एक्सरसाइज कम हो गया है। तो ये देखा गया है कि बॉडी की इम्यून पावर तो बढ़ा सकते हैं, मगर फिजिकल रेजिस्टेंस पावर हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। इसके कारण मोस्टली देखा गया है कि हमारा डाइजेशन नहीं हो रहा है, किडनी हमारा काम नहीं कर रहा है, लीवर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, लीवर के साथ साथ आपका पैंक्रियास काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए मोस्टली वी आर सफर द डायबिटीज केसेस, लॉट ऑफ पर्सन दे आर सफर ऑफ द ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, किडनी स्टोन एटसेट्रा। तो यहाँ पे देखा गया है कि एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है आपका ओबेसिटी। ओबेसिटी का कंसेप्ट ये है कि फैट का जमाव बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारा फिजिकल वर्क नहीं है, तो हम ओबेसिटी में जा रहे हैं। ओबेसिटी होने के कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो किडनी में फैट्स कंटेंट ज्यादा जमा हो जा रहे हैं, लीवर में जमा हो जा रहा है, तो वहां पे जो किडनी को रिनल कैल्कुलस से फिल्टर करने का काम करना था, वो वहां पे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो रहे हैं, लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शंस, लॉट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस बाय द फैट्स। इसके कारण हमको भी ये किडनी स्टोन की शिकायतें मिल रही हैं। सेकंड, वेट लॉस का कंसेप्ट हो गया है। वेट लॉस, वेट लॉस का कंसेप्ट ये है कि ऑपरेशन कंसेप्ट में जा रहे हैं अपन, लोगों को ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, सर्जरी करा रहे हैं, तो वहां पे भी एक हायर मेडिसिन, एंटीडोट, एंटीबायोटिक्स चला रहे हैं, उसके कारण भी बहुत सारे मिनरल हमारे शरीर में डिकम्पोज हो रहा है, और कुछ चीजें बाहर निकल पाती है, कुछ चीजें नहीं निकल पाती। नेक्स्ट है हम डाइट के ऊपर जाते हैं, तो हम साल्ट और मिनरल मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण भी हमको किडनी स्टोन की शिकायतें मिल रही है। किडनी स्टोन में देखा गया है मोस्टली मेन काजेस होते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण वाटर कंटेंट कम हो रहा है, यूरिन प्रॉपर सीक्रेट नहीं हो पा रहा है, यूरिन जब बाहर नहीं निकल पा रहा है हमारा, तो उसका कारण है कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। पानी की कमी होने के कारण किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है, और उसके कारण हमारे को शिकायतें आ रही है, और किडनी स्टोन के रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं।
डाइटरी स्टेज बहुत ज़्यादा हम होटलिंग कर रहे हैं, होटल में खाना खा रहे हैं, बहुत सारे स्पाइसी मटेरियल ले रहे हैं, बहुत सारे नट्स ले रहे हैं, एनिमल कंटेंट्स में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमको स्टोन का एक शिकायत देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जेनेटिक फैक्टर, जैसे फैमिली में देखा गया डायबिटीज टाइप 1 होता है, उसी प्रकार का ये जेनेटिक फैक्टर में किडनी स्टोन की भी शिकायत देखने को मिला गया है कि किडनी स्टोन भी कई बार जेनेटिक्स भी होते हैं। नेक्स्ट आपने देखा है कि बहुत सारी बीमारियां होती है जो हमारे शरीर में गाउट्स होते हैं, जैसे किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, तो एल्बुमिन और यूरिक एसिड के कंटेंट बढ़ जाते हैं, जिसके कारण आर्थराइटिस गाउट्स की शिकायत होती है। तो किडनी का इन्फ्लेमेशन होता है, तो इन्फ्लेमेशन के कारण किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। हाइपोथायराइडिज्म केसेस है जहाँ पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, हार्मोन की डिस्टरबेंस होती है, उसके कारण भी हमारा किडनी कई बार प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, उसके कारण फिल्टर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो धीरे 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 रॉ मटेरियल जो है पहले डस्ट फॉर्म में, डस्ट से क्रिस्टल फॉर्म में, क्रिस्टल से स्टोन फॉर्म में क्रिएट होना चालू हो जाता है। मेडिकेशन, आजकल के देखा गया है कि हम बहुत सारी बीमारी में अगर एलोपैथी में जा रहे हैं तो बहुत सारी मेडिसिन हमको दिया जाता है जो नेसेसरी है, और कुछ मेडिसिन अननेसेसरी हमको अप्लाई करनी पड़ती है। तो हम बहुत समय तक, लंबे समय तक अगर हम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो मेडिसिन हमारे पर्टिकुलर किसी डिजीज को तो ठीक कर रहा है एलोपैथी में, मगर वो मिनरल कंटेंट हमारे शरीर में सारे तरफ सर्कुलेट हो रहे थे, और सर्कुलेटिंग होल सिस्टम और होल ब्लड्स, और धीरे धीरे जब पूरे ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद किडनी में आता है तो कुछ समय तक वो प्रॉपर, हमने देखा है कि यूरिन से पास होकर निकल जाता है, मगर एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ मिनरल कंटेंट है जो हम टेबलेट फॉर्म में ले रहे हैं, वो धीरे 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 कहीं ना कहीं हमको रिएक्शन क्रिएट करता है, और रिएक्शन के बाद में वो धीरे धीरे स्टोन फॉर्म में, एलर्जी फॉर्म में, स्किन प्रॉब्लम में, और भी कई बीमारियों के रूप में हमको देखने को मिलता है। तो हमें एलोपैथी मेडिसिन को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, एक्सेप्ट इमरजेंसी केसेस। जैसे कई लोगों को देखा है मैंने कि डायबिटीज के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए लंबे समय तक मेडिसिन ले रहे हैं, तो उन लोगों को किडनी स्टोन की शिकायतें ज्यादा होती है। ओबेसिटीज में देखा गया है कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी ओबेसिटी के कारण फैट ज्यादा कंपोज हो रहा है हमारी बॉडी में, और हम प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे हैं, हार्ट अटैक की शिकायत हो रही है, किडनी स्टोन की शिकायत हो रही है, सफोकेशन की शिकायत हो रही है। तो हमें इन सब चीजों को भी एक कॉजेस फैक्टर में लेके चलते हैं। ये सारे हमारे एक्सटर्नल कॉजेस फैक्टर हैं जो हम किडनी स्टोन में देखते हैं। नेक्स्ट जैसे है यहाँ पे इटियोलॉजी कंसेप्ट में हम जाते हैं, तो इटियोलॉजी में क्या बोला गया, यूरियोलिथियोसिस। हम कई बार क्या होता है कि एबव 40 के एज के बाद में हम बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन कंटेंट ज्यादा लेते हैं। कई लोग होते हैं कि मल्टीविटामिन कैप्सूल और टैबलेट्स लेते हैं, कैल्शियम की टैबलेट लेते हैं। कई बार होता है कि विटामिन डी डिफिशियंसी के कारण भी हमको ये शिकायतें आती है, क्योंकि हम मोस्टली वर्क कहाँ पे कर रहे हैं, ऑफिस में कर रहे हैं, तो हमको सनराइज प्रॉपर नहीं मिल पाता, विटामिन B12 प्रॉपर नहीं मिल पाता खाने पीने में, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी डिफिशियंसी के कारण भी ये शिकायतें आती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि हम हॉट एटमॉस्फेयर में रहते हैं, क्लाइमेट्स में रहते हैं, तो हमें पानी पीने की आदत है, मगर हम ज्यादा नहीं पी पा रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे स्किन के सेल्स में श्रिंक होते जाते हैं, और हमारे को पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार के हमारे अंदर बहुत सारी तकलीफें चालू हो रही हैं। आपने देखा होगा कि यूरिन पास करते हैं तो पानी की कमी के कारण हमें बर्निंग सेंसेशन होता है, अगर हम बहुत दिनों तक उसको अवॉइड करते रहेंगे तो कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। कई बार यूटीआई इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी हमारे को शिकायत मिलती है कि कुछ दिनों में यूटीआई इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, मगर कभी कभी प्रॉपर इलाज नहीं होने के कारण एक इन्फेक्शन यूरेथ्रा से ब्लेडर और किडनी तक चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अल्कोहलिक कॉजेज भी होते हैं कि जिसके कारण हमारी किडनी खराब होती है, और किडनी के फंक्शन प्रॉपर नहीं होने के कारण एक स्टोन फॉर्म क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे देखा गया है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्टोन्स क्रिएटेड बाय द डिफरेंट मटेरियल, जस्ट लाइक कैल्शियम स्टोन्स। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑफ्टन द लिंकेड हाइपरकैल्सूरिया एंड हाइपरऑक्सीरिया एंड हाइपोसिटिक कंसेप्ट है जो कैल्शियम ज्यादा लेने से होता है। हमारे शरीर में अगर ज्यादा कैल्शियम की कंटेंट होंगी तो ब्लड प्यूरिफिकेशन के समय जब किडनी में आता है तो कैल्शियम धीरे धीरे कंपोज होने चल जाता है, इट इज ए कंटेंट ऑफ मिनरल ग्रुप्स।
सेकंड है आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कब होगा? जब हम बहुत ज्यादा एसिडिक कंटेंट में कोई मटेरियल ले रहे हैं, जैसे लेमन जूस भी ले रहे हैं। कई बार बोला जाता है कि आप नींबू लीजिए तो स्टोन डिसॉल्व होता है, मगर बहुत सारे ऐसे यूरिक एसिड के साथ साथ कंटेंट्स ऐसे होते हैं कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा यूरिक एसिड जमते जाता है, और आगे चल के आर्थराइटिस, गाउट, नी पेन, ये सारी शिकायतें आने लग जाती है। जब हम ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट करते हैं तो हमको पता चलता है। आपने कई लोगों को देखा होगा आर्थराइटिस की शिकायत होती है, तो हम उनको एल्बुमिन और यूरिक एसिड टेस्ट करने को बोलते हैं, तो हमको वो प्रेजेंट मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ द यूरिक एसिड या स्टोरिंग ऑफ यूरिक एसिड। नेक्स्ट आपने देखा होगा कि स्ट्रूवेट स्टोन्स कॉमन द रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन जो मैंने पहले बोला था। तो यूरिनरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले देखा गया है कि बाहरी एक्सटर्नल इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड में हो सकता है, और भी कारण होते हैं कि अगर हमारा यूरिन पास हो रहा है और हम तरीके से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण वहाँ स्टोन जमना चालू। क्रिस्टलाइन स्टोन, तो ये बोला गया है एमिनो एसिड कंटेंट जो होते हैं हमारे शरीर में जो काम करता है, वो अगर धीरे धीरे बहुत ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में बनने लग जाता है तो भी एक क्रिस्टलाइन स्टोन हमारे शरीर में क्रिएट होता है। इस तरीके से हम जब सिंपल भाषा में बात करते हैं तो एक स्टोन ही वर्ड अप्लाई होता है। जब हम मेडिकल कॉन्सेप्ट में जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द स्टोन्स इन अवर बॉडीज। इट डिपेंड द टेस्ट, कि हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हमको ये पता चलता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन। आपने देखा होगा, सब हम होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, आपको पता होगा कि जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले जब हमको शिकायत करता है कि सीवियर पेन इन द बैक, बैक साइड में पेन हो रहा है, तो हम तुरंत इंडिकेट करते हैं कि चलो बैकेट हो सकता है। मगर जैसे ही वो बोलता है कि हमारे बेली में भी पेन हो रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड की बेली में पेन हो रहा है, और चलने में तकलीफ हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, और नेफ्रोलिसिस मूवमेंट हो रहा है, यानी ये क्या है, जो मिनरल कंटेंट जो स्टोन इकट्ठे हो गए हैं, मिनरल कंटेंट का स्टोन फॉर्म में क्रिएट हो गया है, वो एक शरीर में धीरे 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 डेवलप हो रहा है। और जैसे वो मूवमेंट करता है तो हमारा शरीर बाहरी मटेरियल को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसके कारण क्या है, कहीं ना कहीं हमको शिकायत आने चालू होती है, जिसको हम पेन के रूप में जानते हैं। ये पेन हमारे अंदर क्रिएट होते रहता है। पेन ड्यूरिंग द यूरिनेशन, कई बार देखा गया है कि किडनी में स्टोन है, ब्लेडर में स्टोन है, या आपका यूरेटर यूरेटर में स्टोन का फंस जाता है कहीं पे, तो जब हम पेशाब करने जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो उस समय भी हमें बहुत तकलीफें होती है। कई बार पेशेंट्स टॉलरेट नहीं कर सकता है अपना पेन को, तो बहुत चिपता है और उसकी शिकायतें बहुत ज्यादा हो जाती है। सेकेंड, अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, जैसे हमारा एक नॉर्मल फेनोमेना प्रोसेस है फिजियोलॉजी के हिसाब से, कि हमको जब पेशाब लगता है, यूरिन पास करने की इच्छा होती है, तो वी आर ऑब्स्ट्रक्ट। जब हम कोई मीटिंग में है, कोई क्लास में अटेंड कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, तो हम 15-20 मिनट, आधे घंटे तक अपना स्टोर कर सकते हैं, या अपन पेशेंस रख सकते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद हम यूरिन पास के लिए जाएंगे। मगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि किडनी स्टोन होने के कारण, किडनी में स्टोन होने के कारण या ब्लैडर में स्टोन होने के कारण, जैसे ही थोड़ा सा यूरिन फ्लो होता है तो हमको सेंसेशन फील होता है कि आई वांट टू यूरिन। तो वहां पे दिक्कत क्या होती है कि वो हमको प्रेशर करता है, स्टोन हमारे स्किन के लेयर्स को रब करता है, जिसके कारण खरोच आती है, स्क्रैचेस आते हैं, और हमें तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ता है विदाउट एनी डिले फॉर्म। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, आपने देखा होगा कि हमको 2 घंटे 2.5 घंटे में यूरिन पास करने की आदत होती है, नेचुरल प्रोसेस है। मगर यहाँ पे क्या होता है कि जब वो यूरिन इकट्ठे होता है, तो या थोड़ा सा भी यूरिन पास बने कंपोज होता है आपका ब्लडर में, तो वो स्टोन के कारण वो प्रेशराइज फॉर्म में आ जाता है, इसलिए हमको हर आधे घंटे 1 घंटे में यूरिन के लिए जाना पड़ता है ड्यू टू कैलकुलाइज रिलेटेड। कैलकुलाई है, वो आपको पेन करेगा, पेन के कारण प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और हमको तुरंत यूरिन के लिए जाना पड़ता है। कई बार देखा गया है पेशेंट आते हैं तो आपको ही बोलते होंगे कि सर यूरिन के साथ साथ ब्लड जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं मिनरल कंटेंट जो स्टोन है 14 mm, 20 mm, 24 mm का जो साइज बढ़ गया है, वो कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर रहा है, और अपने इनर मसल्स लेयर को, जो आपका स्टोन का ब्लेडर के कंसेप्ट का लेयर है, उसको कहीं न कहीं वो रैप्चर कर रहा है, और वो ब्लड यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है। कई बार क्या होता है कि स्मॉल साइज के स्टोन होते हैं, वो ब्लेडर तक आ जाते हैं मगर यूरेटर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
या यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वहां स्टक हो गए। कई बार हमें पता भी नहीं चलता है कि यूरिन के साथ स्टोन निकल जा रहा है। कुछ बार ऐसा होता है कि बड़ा साइज का स्टोन रहता है 14 mm 20 mm का, तो वो कहीं हमें पता रहता है कि यहाँ पे पेन हो रहा है, इट मीन्स वी आर सफरिंग ऑफ स्टोन। इसके लिए बोला गया है कि हमको क्या करना चाहिए। एक बेसिक कंसेप्ट होता है कि हमें पानी ज्यादा पीना चाहिए। अगर हम पानी ज्यादा पीते हैं तो ये हो सकता है, इट में पॉसिबल कि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं वो पेशाब के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। सेकंड चीज मैंने पहले आपको बोला था कि लेमन जूस बहुत नहीं पीना चाहिए, मगर यहाँ पे है कि थोड़ा सा अपन लेमन जूस पी सकते हैं। क्यों? कि वो कई बार बोला जाता है कि लेमन जूस पीने से स्टोन वो ब्रेक कर देता है, एसिड कंटेंट होने के कारण एल्कलाइन कंटेंट को क्रिएट करता है और वो धीरे धीरे निकाल देता है। डू नॉट ईट टू मच साल्ट। सबसे ज्यादा बोला गया है कि अपने को नमक ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि नमक का कैरेक्टर ही होता है कि दे आर कंपोजिंग ऑफ वाटर। वो अपने आप में पानी को शोषित करता है, और जितना ज्यादा नमक पानी को शोषित करेगा वो एक हद तक सही है। जब लो पीपी की शिकायत होती है तो हम खुद पेशेंट को बोलते हैं कि शुगर और साल्ट का कंपोजिशन लो। डिहाइड्रेशन में आपको दोनों लेना है। मगर कई बार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा साल्ट लेते हैं, जस्ट लाइक नेटर में कंसेप्ट में। तो वहां पे ये बोला जाता है कि आपको इस किडनी स्टोन में साल्ट नहीं लेना है, क्योंकि वो वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब करेगा और धीरे धीरे मिनरल कंटेंट को कंपोजिशन यूनिट तैयार करेगा। इसलिए हमें साल्ट ज्यादा नहीं लेना चाहिए। व्हाट आर द सिम्टम ऑफ किडनी स्टोन्स। कई बार देखा गया है कि किडनी स्टोन होता है तो वहां पे फीवर क्रिएट होता है, एक बुखार की शिकायत आती है, क्योंकि हमारे शरीर में फॉरेन बॉडीज क्रिएट हो रहा है धीरे। स्टमक में पेन होता है, पेट दर्द होते रहता है, जिसको अपन लोअर एब्डोमेन पेन समझते हैं, क्योंकि ब्लैडर एरिया में पेन हो रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि हमें वोमिटिंग की शिकायत होती है, वोमिटिंग्स हो रहे हैं, नौसिया आ रही है, क्योंकि प्रॉपर किडनी फंक्शन नहीं करेगा तो ब्लड प्यूरिफाई कम्प्लीटली नहीं हो पाता है। और जब ब्लड हम वहां से फिर आगे बढ़ के हमको ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होता है तो कहीं ना कहीं अनइजीनेस लगता है, इसके कारण वोमिटिंग सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। डिजीनेस लगता है, घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि किडनी प्रॉपर फिल्टर नहीं कर पा रहा है ब्लड को। और हमारे ब्रेन को ब्लड प्यूरिफाई चाहिए भी, तो ऑक्सीजन चाहिए, मगर कई बार क्या हो रहा है कि प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो कुछ मिनरल कंटेंट, कुछ इम्प्योरिटी मटेरियल्स भी शायद हो सकता है ब्लड के साथ सर्कुलेट करते चला जाए, तो हमें डिजीनेस घबराहट की शिकायत होती है। और इस तरीके के बहुत सारे कंटेंट आते हैं। ब्लड ही नहीं रही है, यूरिन, जो पहले मैंने बोला था आपको कि जब हम पेशाब करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है, स्टोन की साइज ज्यादा होती है, तो हमें एक यूरिन के साथ साथ ब्लड जा सकता है या जाता है, कई लोगों का ऐसा देखा गया। बैक एक सिम्टम कॉमन सिम्टम है, मोस्टली देखा गया। हाँ, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनको बैक एक ही नहीं होता, जब स्टोन मूवमेंट करते रहता है एक जगह से दूसरी जगह, अगर किडनी के अंदर है तो मूवमेंट कर रहा है, तो कई बार बैक एक होती भी नहीं है, पेशेंट शिकायत भी नहीं करता किसी प्रकार का, बट समटाइम दे फील आर अनइजीनेस। सेकंड क्या है, आपका बोला गया है कि स्टोन जो है, कई बार दो तरीके के स्टोन होते हैं, स्मॉल साइज के स्टोन होते हैं जो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। कई बार हम प्रेशराइज करते हैं या बहुत प्रेशर के साथ यूरिन पास करते हैं, तो कई बार हमारा स्टोन निकल जाता है, पेशेंट को पता नहीं चलता। जब सोनोग्राफी कराता है तो उसको दिखता है कि 8 mm 6 mm 14 mm 10 mm की है। जब हम मेडिसिन देते रहते हैं तो आने वाले समय बाद फिर से अपन 1-2 महीने बाद ये सोनोग्राफी कराते हैं, तो पेशेंट को दिखता ही नहीं कि सर इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा स्टोन, मुझे पता ही नहीं चला कहाँ से चला गया स्टोन। सो इट मीन्स दे आर डिजोल्विंग, धीरे धीरे वो डिजोल्व होकर चला गया। या फिर जो छोटे छोटे यूरिन स्टोन के पार्ट्स थे वो निकल गए। इस तरीके से हमको पता चलता है कि स्टोन दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉलर साइज का, एक बिगर साइज का। इस तरीके से हमको एक एनालिसिस होता है। हमको भी सोचना चाहिए कभी कभी कि पेशेंट को यूएसजी में नहीं दिख रहा है स्टोन है, कहाँ गया। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम मेडिसिन दे रहे हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मेडिसिन के हिसाब से दो चीजें होती हैं, या तो स्टोन फ्लो होके बाहर निकल जाता है, और जो बिगर साइज का रहता है वो धीरे धीरे डिजोल्व होता है, जैसे कंपोजिंग होता है, सेम थिंग डिजोल्विंग प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो डिजोल्व होते चला जाता है। और वो यूरिन के साथ कब निकल जाता है पेशेंट को पता नहीं चलता। कुछ समय पेशेंट को बहुत फोर्सफुली अगर यूरिन पास होता है तो पता चलता है कि वो यूरिन के साथ निकल चुका है। कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, अंड किडनी स्टोन में देखा गया है कि सेवरल कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, सबसे पहले ये है कि स्टोन बन गया तो पेशाब बाहर कैसे निकलेगा। तो स्टोन में ब्लॉक द यूरिन ट्रैक,
लीडिंग द हाइड्रोनेफ्रोसिस एंड किडनी डैमेज। कई बार देखा जाता है कि अगर ब्लॉकेज माने प्रॉपर यूरिन पास नहीं हो रहा है, साइज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, कुछ बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स एलोपैथी ट्रीटमेंट कराते जाता है, उसको होपफुली रहता है कि वो ठीक हो जाएगा, मगर नहीं हो पाता। मगर 10, 15, 15, 18, 20 के साइज होने लगते हैं, तो कई बार क्या होता है कि यूरिन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और यूरिन का फ्लो बैक प्रेशर करता है। उसके कारण किडनी के ऊपर प्रेशराइज होता है कि तो किडनी पहला क्या काम कर रहा है, ब्लड को फिल्टर कर रहा है, एंड सेकंड फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यूरिन का, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो चीजें डैमेज करने लग जाएगी। तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है कि बाद में पता चलता है कि किडनी स्टोन तो था ही, नेफ्राइटिस भी हो गया, और भी शिकायतें चालू हो जाती हैं। नेक्स्ट वो लग गया इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन, सबसे बड़ा इन्फेक्शन यही है यहाँ पे देखा गया है कि जो यूरिन क्लियर नहीं पास हो रहा है, तो पाइलियोनेफ्राइटिस की शिकायत हो जाती है। फिर धीरे धीरे आगे चल के स्वेलिंग आ जाता है किडनी में, और किडनी में जब स्वेलिंग आती है तो फिर प्रॉपर वर्क नहीं हो पाता है, और आगे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होते हैं। रीनल फेल्योर के बारे में बोला गया है। प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिपीटेड इन्फेक्शंस कैन बी लीड टू परमानेंट किडनी डैमेज और रीनल फेल्योर। मोस्टली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीजें तो ठीक हो जाती है, बहुत सारे ऑर्गन को हम कवर कर पाते हैं, मगर किडनी से रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं, वो बहुत टफ होता है या बहुत डिले ट्रीटमेंट होती है। तो हमें एक चीज देखना चाहिए कि किस तरीके से हम काम करें कि हमको। ओके सर, एक 1 मिनट सर, माय साउंड इज वेरी स्लो। ईयरफोन, सॉरी सर, आप साउंड स्लो था, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। ठीक लगा ना उसमें, लगा ना कि कुछ करता नहीं है यार। क्या बहुत तकलीफ तकलीफ कर रहा है। इसको किधर करेंगे? सॉरी फॉर इंटरप्शंस, साउंड शायद आप लोगों को नहीं आ रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा, सॉरी फॉर। नेक्स्ट बोला गया है कि ब्लीडिंग का जो कंसेप्ट है, स्टोन के होने के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, उसके कारण इंजुरीज भी होती है, और ये देखा गया है कि कई बार हेमिचूरिया की शिकायत होती है। और होम्योपैथी में आपने देखा होगा कि हेमिचूरिया से रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारे हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूंगा, हाउ आर किडनी स्टोन ट्रीटेड। किस तरीके से हम किडनी स्टोन को ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि किडनी स्टोन में किस तरीके से साइज है, साइज ऑफ किडनी स्टोन। तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए कि फर्स्ट हम यूएसजी कराने को बोलते हैं पेशेंट को। यूएसजी के बाद हमें पता चलता है कि उसके साइज क्या है स्टोन्स के। सेकेंड्स, आपके टाइप्स ऑफ स्टोन्स, ये आपका मिनरल कंटेंट ग्रुप से बना हुआ है या कैल्कुलाई ग्रुप से बना हुआ है, ये हमें देखना रहता है जब हम स्टडी करते हैं किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम स्टोन का जब इलाज करते हैं तो दो तरीके से इलाज होती है, या तो फिर धीरे धीरे डिजोल्व होकर स्टोन बाहर निकल जाता है, या फिर आपको स्टोन को तोड़ना पड़ता है। होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है जो हमारे स्टोन्स को ब्रेक करने के काम आता है, जिसको हम आगे बात करेंगे। एंड नेक्स्ट होता है लोकेशन ऑफ स्टोन्स। आपने देखा होगा कि स्टोन कहाँ कहाँ पे रह सकता है, किडनी में है, ब्लेडर में है, यूरेथ्रा में है, यूरेटर में है। ये सब चीजें हमको एक स्टडी होती है बाय हेल्प ऑफ इन्वेस्टिगेशंस। बेसिकली हम लोग ट्रीटमेंट का करते हैं, बेसिकली हम लोग सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं जो हमारा बेस है। मगर जब हमको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलता है जिसके हिसाब से हम एक क्लियरिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो हमको मेडिसिन चूज करने में बहुत मदद होती है। सेकेंड है, इफ द किडनी स्टोन स्मॉल एंड एबल टू पास इट ऑन।
योर डॉक्टर में रिकमेंडेड ड्रिंकिंग लॉट ऑफ फ्लूइड्स। तो आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि किसी पेशेंट को एक सिंपल ट्रीटमेंट करना है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा फ्लूइड्स लेने की बात करते हैं। वाटर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा वो हमारे लिए अच्छा है। सेकंड क्या है, किडनी स्टोन में अगर साइज ब्लॉकेज है, बड़ा साइज का हो रहा है, तो हम उसको फिर ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं। तो एलोपैथी की कंसेप्ट ऑफ व्यू आपने देखा होगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद में लिथोट्रेप्सी, यूटेरोस्कोपी या सिस्टोस्कोप, सर्जरी, नेफ्रोलिथोटॉमी, ये आपका एलोपैथी कंसेप्ट है। यहाँ पे वो लोग अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल लेजर ट्रीटमेंट होता है, तो उनका व्यू होता है कि हाउ टू रिमूव योर स्टोन बाय द ऑपरेशनल प्रोसेस, बाय लेजर प्रोसेस, बाय सर्जरी प्रोसेस, बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ द स्कोपिक प्रोसेस दे आर अप्लाई इन साइड ऑफ द एलोपैथी। बट होम्योपैथी वी आर कॉन्फिडेंट कि all types of the stone treated by homeopathy. We are also treat the lot of number of patients in kidney stone, even gallstone, cured by the homeopathic medicines. नेक्स्ट अपन बात करेंगे व्हाट आर द टेस्ट फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन है जानने के लिए हमें क्या क्या टेस्ट करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए, ये हमको बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कोई पेशेंट आता है किडनी स्टोन की शिकायत लेके, तो हम तो सबसे पहले बेसिक यही करते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं। अगर हम किसी पेशेंट को ज़्यादा लोड नहीं देना चाहते तो यूरिन बेसिक सिम्टम्स है कि यूरिक एसिड कलेक्ट कराते हैं। उसमें एसिड कंटेंट, ऑक्सलेट, कैल्शियम, यूरिक एसिड्स और भी मिनरल कंटेंट्स जो मिलते हैं, हम देख के एक एनालिसिस कर सकते हैं कि पेशेंट को लिथोटोस्कोपिक कंसेप्ट में जाना है कि आपका किसी अदर कंसेप्ट में ट्रीटमेंट करना है। द हेल्प द ट्रीटमेंट ऑफ द योर पेशेंट्स। सेकेंड बोला जाता है कि 24 आवर्स के लिए उसको बोला जाता है कि आप एनालिसिस करो कि आपका क्रिएटिन लेवल क्या है, पीएच वॉल्यूम क्या है, टेस्ट ऑफ मटेरियल्स आपको कलेक्ट करना पड़ता है कि अपने को किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है। आपका 24 घंटे का यूरिन एनालिसिस करना पड़ता है कि उसमें कहीं ब्लड थोड़ी जा रहा है, फ्रिक्वेंटली यूरिन हो रहा है, कि प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कि जलन हो रही है, कि पेशाब करने के बाद तकलीफ हो रही है। क्योंकि पेशेंट जब एलोपैथी में जाता है तो वो किसी भी प्रकार का प्यूरिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेते वो लोग। हमको जब होम्योपैथी मेडिसिन देना होता है तो बहुत सारी चीज़ें जानना जरूरी होता है कि पेशेंट को पेशाब के बाद जलन हो रही है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, डिजीनेस आ रही है, कि पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करना जरूरी है। इसके लिए हमको 24 आवर्स नियर अबाउट टाइम देना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि ब्लड टेस्ट भी कराना चाहिए पेशेंट को। इस यूरिन टेस्ट तो सभी बोलते हैं, किडनी स्टोन के लिए ब्लड टेस्ट इसलिए बोला जाता है कि उससे हमको पता चलता है कि एलिमेंट्स क्या क्या है लेवल में हो रहे हैं बॉडी के अंदर। जब एलिवेटेड लेवल्स में ये जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमके ब्लड के साथ साथ क्या क्या मिनरल कंटेंट्स हमारे शरीर में सर्कुलेट कर रहे हैं। इमेजरी टेस्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट जो है आपका सोनोग्राफी है, सिटी स्कैन है और एक्सरे है। इससे हमको क्लियर हो जाता है कि स्टोन कहाँ पे है, साइज क्या है, दोनों किडनी में है कि सिंगल किडनी में है, राइट साइड है तो लेफ्ट साइड है। क्योंकि हमारे होम्योपैथी डिफाइन करता है कि अगर राइट साइड किडनी स्टोन है तो हमको कौन सी मेडिसिन देनी है, लेफ्ट साइड है तो कौन सी देनी है, अगर दोनों साइड स्टोन है तो हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, ये एनालिसिस होती है। तो बेस्ट टेक्नोलॉजी है इन्वेस्टिगेशन को, तो हमको उसको अडॉप्ट करना चाहिए और टेस्ट करने के बाद ही हमें नेक्स्ट प्रोसेस में जाना चाहिए। जेनेटिक भी देखा गया है, सम किडनी स्टोन ए कॉजेज ऑफ द जेनेटिक डिजीज। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ये बोलता है भाई कि हमारे पापा लोगों को या ग्रैंडफादर को भी स्टोन हुआ था, हमें भी हो रहा है। इस तरीके से एक एनालिसिस होता है, जेनेटिक एनालिसिस कंसेप्ट होता है। इसके बाद में हमको आगे ट्रीटमेंट में मदद मिलती है कि किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है। नेक्स्ट है आपका स्टोन एनालिसिस। कई बार होता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता, साहब आपने दवा दिया, निकल ही नहीं रहा, निकल ही नहीं रहा है, फिर यूरिन से स्टोन तो दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस होता है कि अपन उसको यूरिन को कलेक्ट करने को बोल दें और टिश्यू पेपर में उसको यूरिन को हल्का सा डाल के देखें कि उसमें से फिल्टर होके यूरिन बाहर जा रहा है और स्टोन स्टोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये अपन देख सकते हैं। इस तरीके से अपन टेस्ट बहुत सारे हैं जिसको कर सकते हैं।
जो हमारे को हेल्प करता है कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट चालू कर सकते हैं। मेन फैक्टर है हमारा मियाज़मेटिक रिलेशनशिप, क्योंकि हम लोग सोरा सिफिलिस साइकोटिक एंड ट्यूबरकुलोसिस मियाज को जाते हैं और उसके बेस में हम लोग मेडिसिन को एनालिसिस करते हैं, हेल्प करता है हमको कि मियाज कंसेप्ट में क्या मेडिसिन चूज करना है। नेक्स्ट है आपका सेंसेशन। सेंसेशन कैसा होगा? अगर सोरा का पेशेंट है तो सेंसेशन ऑफ फुलनेस इन ब्लेडर्स, उसका दिन भर ब्लेडर्स भरा भरा लगेगा, उसको हैवीनेस लगेगा, भले यूरिन हो चाहे ना हो, मगर उसको फील होता है कि समथिंग इज, तो वो हमको एनालिसिस होता है। साइकोटिक में जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स, जीयूटी में वो एक फीलिंग्स होते रहेगा, कुछ ना कुछ टिंगलिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ उसको महसूस होता है कि वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सिफिलिटिक कंसेप्ट में क्या है? किडनी एंड जेनेटिव ट्रैक्ट्स दोनों में हो रहा है पायरोजेनिक इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइसिस की शिकायत होने के चांसेस होते हैं। वहां पे एक सिफिलिटिक केसेस है, सिफिलिटिक माने कहीं से और वो सप्रेस होके अपना वो क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे किडनी और जीओटी में दोनों में शिकायतें आने की चांसेस होती हैं। ट्यूबरकुलोसिस मियाज में क्या है? हिमिचूरिया, जब वो यूरिन के साथ ब्लड जाने के चांसेस हो रहे हैं, भले थोड़ा सा भी जा रहा हो मगर जा रहा है, तो हिमिचूरिया कंसेप्ट है, ट्यूबरकुलर मियाजमेटिक कंसेप्ट को वो कवर करता है। पार्ट कहाँ पे हो रहा है? स्मार्टिंग एंड बर्निंग इन द यूरिनरी। आपने देखा होगा कि कई पेशेंट आते हैं किडनी स्टोन पे, उनको बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, कुछ पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है। तो जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वो सोरा फेस कई कंसेप्ट को मियाज को डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है आपका वेरियस पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मगर बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रहा है, वो कहाँ पे? साइकोटिक कंसेप्ट में। तो जब साइकोटिक कंसेप्ट का पेशेंट रहेगा, क्योंकि वो मेंटली कंसेप्ट उसका अलग है, तो वो वेरियस पेन होता रहा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पे पेन होते रहता है। सिफिलिटिक में क्या है? बर्निंग एंड बर्स्टिंग सेंसेशन इन द ब्लेडर्स, ऐसा लगेगा कि मेरे को ब्लेडर फट जाएगा, इसीलिए जो पहले अपन ने बात किया था फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के लिए जाता है, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो पाता, थोड़ा सा भी यूरिन है तो जाएगा, फटाक से काम करके आ जाएगा। ये सिफिलिटिक कंसेप्ट में है। ट्यूबरकुलर में क्या है? टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ द यूरेथ्रा। अपने स्टूडेंट लाइफ में हमने पढ़ा हुआ था, टिंगलिंग सेंसेशन होता है कहीं पे भी हो तो उसकी पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन बहुत अच्छी काम करती है, तो हमको उस मेडिसिन के हिसाब से सोचना चाहिए कि टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है और किडनी स्टोन है तो हमको क्या देना है। मॉडलिटीज बेस्ट आपका एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम जब कोई मेडिसिन बहुत सारे चूज कर लेते हैं, हमको समझ नहीं पड़ता कि कौन सी मेडिसिन हमें देना चाहिए पेशेंट को, उस समय मॉडलिटीज हमें बहुत हेल्प करता है। अगर एग्रेवेशन कोल्ड से हो रहा है और एम्यूनेशन उसका नेचुरल डिस्चार्ज से हो रहा है, अगर आराम से वो पेशाब चल दे रहा है तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अपन सोच सकते हैं कुछ मेडिसिन है। डैम्प वेदर है, रेनी वेदर है, इसका मतलब वो जहाँ पे नमी वाले बस सीजन में है, बरसात के सीजन में पेशेंट को हो रहा है, तो उस वेदर पे हम साइकोटिक कंसेप्ट को लेते हैं। सिफिलिटिक कंसेप्ट एग्रेवेशन इन नाइट इन समर फ्रॉम द वर्म्स, अभी गर्मी का सीजन आया है, इसमें डिहाइड्रेशन की शिकायत होगी, लोग पानी कम पिएंगे क्योंकि वर्कलोड ज्यादा रहता है, सर्विस है और बहुत सारे काम रहते हैं, तो उसके कारण हम डिहाइड्रेशन के पेशेंट होते हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है कि किडनी स्टोन हो। मोस्टली प्रॉब्लम्स रात को होंगे तो हम एक अलग मेडिसिन चूज कर सकते हैं। ट्यूबरकुलर में एग्रेशन एट नाइट टाइम्स एंड द ओपन एयर, यहाँ पे भी एक देखा गया है किस तरीके की शिकायतें होती हैं, तो हम एक एनालिसिस कर सकते हैं कि किस म्याज को बिलोंग करता है। यूरिनरी पासेस, आपने देखा होगा कि यूरिन पासेस इनवॉलेंट्री एंड फ्रिक्वेंटली, ये एक सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, सोरा के पेशेंट के। इनवॉलेंट्री होता है, रुक नहीं पाता, तुरंत उसको भगना पड़ता है। और नेक्स्ट है साइकोटिक में मिक्सचरेशन इन पेनफुल, पेशाब निकलता है तो बहुत ज्यादा उसको तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सिफिलिटिक कंसेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो फ्लो जो है उनका डिजायर होता है, मिक्सचरेशन और बर्निंग सेंसेशन के साथ में होता है। ट्यूबरकुलर कंसेप्ट में इनवॉलेंटरी यूरिनेशन होते हैं, ये आपके ट्यूबरकुलोसिस कंसेप्ट में है। केमिकल जो मेन इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है कि किस केमिकल कंटेंट से वो स्टोन क्रिएट हुआ है। तो सोरा पेशेंट जो होता है एसिडिक यूरिन होता है, उसके शरीर में एसिड की कंटेंट ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके कंटेंट आ सकते हैं। साइकोटिक में रीनल कैल्कुलाई विथ पेन, कैलकुलाई यहाँ पे आया, देखिए आपने दो बात किया था अपन पहले वहां ऊपर में, तो यहाँ पे कैलकुलाई जहाँ पे बन रहा है वो अपने को साइकोटिक कंसेप्ट में है। सिफिलिटिक कंसेप्ट में क्या है आपका? इरिटेशन एंड बर्निंग इन द पार्ट्स, बर्निंग सेंसेशन होगा, कभी लोअर एब्डोमेन में होगा, कभी यूरेथ्रा में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा, एक जलन महसूस होते रहेगा,
मगर जब हम पेशाब करते हैं तो वहां पे जलन नहीं रहेगी, फीलिंग्स होते रहेगी मगर है नहीं। ट्यूबरकुलर मियास्म का अलग कंसेप्ट है कि मेलुनेरिया एंड यूरिन लोडेड रहेगा एंड फॉस्फेट कंटेंट रहेगा। फॉस्फेट का रोल क्या होता है? फॉस्फेट अपने आप में एक जलन पैदा करता है। हमारे शरीर में हीट प्रोड्यूस होता है, वो फॉस्फेट के कारण होता है। फॉस्फेट ऑक्सीजन के संपर्क में आने से अपने आप में जलता है, तो एक बर्निंग सेंसेशन होता है अगर ट्यूबरकुलर मियास्म कंसेप्ट है तो। यूरिन की बात करेंगे तो डार्क आल्सो भी येलोइज और ब्राउनिश। आपको याद आ रहा होगा कि बहुत सारे ऐसी मेडिसिन है जहाँ पे ब्राउन कलर की यूरिन होते हैं, तो हमको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए? वो किडनी स्टोन को भी कवर करेगी। यूरिन में देखा गया येलो कलर रिप्रेजेंट्स, सिंपल बात है साइकोटिक के लिए। नेक्स्ट है आपका सिपिलिटिक रेड, द कलर ऑफ डिस्ट्रक्शंस। रेड कलर होगा, यूरिन में ऐसा रेड कलर जा रहा है तो हमको लगता है कि ब्लड जा रहा है, मगर वो एक्चुअली ब्लड नहीं होगा, वो केमिकल कंटेंट फॉर्मेशन के कारण होता है, इसके कारण वो रेड फॉर्म में होगा। यूरिन इन पेन एंड कलरलेस एंड कॉपियस। तो यहाँ पे देखा गया है कि इस तरीके से कंप्लेंट्स डिफरेंट मियास्मेटिक कंसर्न में आते हैं। होम्योपैथी ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो हम लोग पहले सिंपल पढ़ाई करते थे, तो वहाँ पे एक सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ते थे, हेरिंग्स लॉ पढ़ते थे, डॉक्टर बोनी हसन की बातें करते थे, हेनिमैन साहब की बातें करते थे। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ते गया तो बहुत सारी चीजें चेंज होती गई है, ऐड होते गया, नए यूनिट्स होते गए हैं। अभी हम लोग सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं, प्रिडिक्टिव ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद में की नोट सिम्टम में ट्रीटमेंट करते हैं, मॉडलिटीज में ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसा हमको एनालिसिस करने को मौका मिलता है पेशेंट को, उस हिसाब से हम अलग अलग प्रोसेस पर अडॉप्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे सिम्टम क्लियर नहीं हो रहे हैं तो हम उसकी मॉडलिटीज को लेकर काम कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, पेशेंट कुछ बोल ही नहीं पाता, गांव का आदमी आया हुआ है, वो कुछ समझ ही नहीं पाता है क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, तो वहाँ से हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रिडिक्टिव कंसल्ट में ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो आपके सामने मैंने कुछ लिखा हुआ है कि क्लासिकल होम्योपैथी फोकस द इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ए पेशेंट यूनिक सिम्टम एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। जब इस तरीके का रहता है तो क्लासिकल कंसेप्ट में आता है, जहाँ पे हम अपन इंडिविजुअलाइजेशन ट्रीटमेंट करते हैं। Clinical homeopathy, on the other hand, use the broader approach, selecting remedy based on the diagnosis rather than the individualizations. यहाँ पे हम डायग्नोस बेस में काम करना चालू कर रहे हैं क्लिनिकल कंसेप्ट में। तो यहाँ पे अप्रोच क्या हो रहा है कि उसका डायग्नोस क्या हो रहा है और उसके लिए इंडिविजुअलाइजेशन मेडिसिन क्या चूज कर रहे हैं अपन, ये सब देख के अपन क्लिनिक हैं। नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी ट्रीटमेंट। यहाँ पे क्या है कि अपन पेशेंट को देख रहे हैं, गोला प्रोवाइड द बॉर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ द पोटेंशियल हीलिंग इफेक्ट द यूजिंग मल्टीपल रेमेडीज। बहुत सारे लोग 3-4 मेडिसिन एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमको ये पढ़ने को मिलता था कि सिंगल रेमेडी, सिंगल डोज, सिंगल वर्क एंड वेट एंड वॉच। मगर कई बार क्या होता है कि हम बिगिनर्स होते हैं और कई बार कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी मेडिसिन दें क्या दें, तो उस समय हम बहुत सारी मेडिसिन को इकट्ठे करके मल्टीपल रेमेडी अप्लाई कर लेते हैं कि चलो होम्योपैथी भी दो, टेबलेट भी दो, बायोकेमिक दो, टॉनिक भी दो। ड्यू टू फ्यू पेशेंट दे आर अप्रोचिंग द लॉट ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्ड। हमें देना नहीं चाहिए, मगर कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट के नीड को देखते हुए, पेशेंट को मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए हमको कभी उनको टॉनिक सिरप भी जाना पड़ता है, कई बार हम बायोकेमिक भी देते हैं, होम्योपैथी भी देते हैं, उसमें भी 2-3 मेडिसिन देते हैं, जो नहीं करना चाहिए, मगर पेशेंट के नीड के हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं ट्रीटमेंट, वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में होता है। नेक्स्ट है ऑटो आइसोपैथिक। द इन्वॉल्विंग यूजेज रेमेडीज मेड फ्रॉम द पेशेंट ऑन बॉडी सब्सटेंस which have been potentized according to homeopathy principle, such as using first for patient accurate remedies. ऑटो आइसोपैथिक ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है होम्योपैथी के लिए, जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे जैसे हमारे सीनियर लोगों को हमें को सानिध्य मिलता है और उनसे गाइडलाइन मिलते जाता है, तो हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं और सीखना भी चाहिए, क्योंकि उसके लर्निंग का कोई टाइम नहीं होता है। होमोटॉक्सिकोलॉजी क्या है? द अप्रोच ऑफ बेस ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डिटॉक्सिकेशन विथ रेमेडीज टू एड्रेस द build up and toxin within the bodies. होमोटॉक्सिन्स बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि नोसोड ग्रुप है, सार्कोड ग्रुप है, मिनरल ग्रुप है, और भी बहुत सारे ग्रुप हैं हमारे होम्योपैथी मेडिसिन बनाने के। तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि कौन से कंटेंट टॉक्सिक कंटेंट्स हैं और किस तरीके से हमको मेडिसिन, हमको प्रिवेंटिव वे में बात होती है। सेकंड है हमको एनालिसिस भी होता है कि किस तरीके से अपन काम कर सकते हैं।
कुछ मेडिसिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोस्टली काम आता है और 100% हमने देखा है कि रिजल्ट आते हैं। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है। कुछ जगह पोटेंसी में भी देते हैं अपन लोग, और ये अपने को पेन में काम बहुत आता है, और ब्लेडर से स्टोन्स, यूरेथ्रा से स्टोन्स और भी जगह से जहाँ पे भी है वहां से निकालने में बहुत मदद करती है। लाइकोपोडियम इज ए बेस्ट मेडिसिन फॉर द किडनी स्टोन्स, इवन गाल स्टोन्स। कई लोगों को मैंने दिया है गाल लाइकोपोडियम्स, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेस में भी है, कई बार तो अपन सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट में भी देते हैं। तो लाइकोपोडियम्स ही मेडिसिन है फॉर द किडनी स्टोन, इवन गाल स्टोन्स। वो स्पेशली राइट साइड मेडिसिन है, उसको अपन देख सकते हैं। कैंथर, जब किसी पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है तो वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं कि पेशेंट को कैंथरिस के जलन के साथ साथ जो शिकायतें आ रही है तो अपन उस मेडिसिन को ले सकते हैं। हाइड्रेंजिया ये बेस्ट मेडिसिन है अगर स्टोन की साइज बड़ी है और ऐसा लगता है कि वो यूरिथ्रा से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो हम हाइड्रेंजिया दे सकते हैं, जिससे वो स्टोन को तोड़ सकता है, और तोड़ने के बाद छोटे छोटे कण के टुकड़ों में रूप में वो बाहर निकल सकता है। Sarsaparilla, effective from the stone, causes pain at the end of urination grave like the deposit of urine. ये बहुत अच्छी मेडिसिन है सार्सापेरिला। कई लोगों ने तारीफ भी किया है कि इसके मेडिसिन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कई डॉक्टर्स ने हमको सजेशन किया कि सर अभी ये मेडिसिन तो हमने प्रैक्टिकल लिया तो उसका बहुत अच्छा एक रिजल्ट आया है। कैलकेरिया कार्ब, जो कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन होते हैं उसमें मेटाबॉलिक जो इम्बेलेंस हो जाती है शरीर में, वहाँ पे ये कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन आती है। नक्सोमी का भी है, इंडाइजेशन सेडेंटरी लाइफ्स होती है, जो कि इनका खान पान है, अल्कोहलिक कंसेंट है, लेट नाइट डिनर करते हैं, जिनका डाइजेशन सही नहीं रहता, उसके लिए नक्सोमी का भी काम करता है। साइलिशिया, यूजफुल ऑफ द मेडिसिन ऑफ साइलिशिया, रिकरिंग स्पेशली इन डाइजेशन द वीक इम्यूनिटी पावर। कई बार इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, उसके कारण स्टोन क्रिएट होता है, वहां देते हैं। वैसे तो इम्यूनिटी पावर डेवलप करने के लिए आर्सेनिक एल्बम भी देते हैं। यहाँ बहुत सारी मेडिसिन है एज पर सिम्टोलॉजिकल। मैंने ये कुछ ही मेडिसिन के बारे में आपको बताना चाहा है कि ये सारी मेडिसिन बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। ब्लाइंडली अपन आंख बंद करके ये मेडिसिन अपन पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट्स के बारे में। दिस इंक्लूडेड डाइटरी मॉडिफिकेशन, इंक्रीज द फ्लूइड इंटेक्स, मेडिटेशंस। आपको क्या क्या मैनेजमेंट करना है? तो सबसे पहले तो यही है, हर एक डॉक्टर यही बोलता है कि भाई आपको पानी बहुत पीना है, जिससे ब्लड थीन हो सकता है, शायद किडनी को एक हेल्प मिल जाएगा। और पानी ज्यादा पिएंगे तो यूरिन को मोस्टली ज्यादा ही आता है, तो उसके साथ स्टोन बाहर निकल सकते हैं, ये माना जाता है मेडिकल मैनेजमेंट के हिसाब से। सेकंड होता है सर्जिकल। अगर वो एलोपैथी में जा रहा है तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको करके वो अपना स्टोन ठीक कर सकता है। मगर अपन श्योरिटी नहीं दे सकते कि दोबारा ना हो, इसलिए हम पेशेंट को सजेशन यही देते हैं कि यू हैव टू अप्लाई होम्योपैथी मेडिसिन, दे आर कम्प्लीटली क्योर वर स्टोन्स। नेक्स्ट ये बोला जाता है कि होम्योपैथी में बहुत सारे मेडिसिन है, आप सभी को मालूम है कि मेडिसिन किस तरीके से काम करता है और रिजल्ट अच्छे आते हैं। आपने कुछ महीने पहले पढ़ा भी होगा कि एलोपैथी डॉक्टर्स की जो दिल्ली की टीम है, उन्होंने एक पेपर में दिया था कि होम्योपैथी डॉक्टर इस तरीके से अपने नेम प्लेट्स में, अपने बोर्ड्स में नाम ना डालें कि होम्योपैथी ट्रीट द किडनी स्टोन एंड गॉल स्टोन्स एंड लॉट ऑफ डिजीज क्योर बाय होम्योपैथी मेडिसिन। But somebodies they are insecure कि they are treat the kidney stone or gallstone to how to service of allopathy views। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने वहाँ पे बोला था कि आपको इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए कि आप ये ठीक कर सकते हैं। मगर मेरा ये मानना है कि अगर हम उन सब बीमारियों को ठीक करके लोगों को जागृति ला सकते हैं, उनमें एक क्या बोलते हैं आपका नॉलेज गेन कर सकते हैं कि भाई आप होम्योपैथी में ये सब चीज़ों की इलाज कराइए तो बहुत अच्छा ठीक होगा, तो ये अच्छी बात है कि उनको ऑपरेशन के पैसे भी बचेंगे, नेक्स्ट टाइम कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी, और हायर एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेना भी नहीं पड़ेगा जो कॉस्टली भी होते हैं। तो इस तरीके से करते हैं तो ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी में चलती रहती है। ये डजेंट मैटर। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ऑफ द लॉन्ग टर्म चेंजेस, हमको देखा जाना था कि लाइफ टाइम चेंजेस मीन्स क्या है। आपको पाउच वाली चीज़ें नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीने हैं, डाइट मेंटेन्स करना है, फिजिकल एक्टिविटीज करना है, ये सब चीजें वहां पे आती हैं। नेक्स्ट आपका है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन, अगर होम्योपैथी मेडिसिन ले भी रहे हैं तो हमको पानी बहुत मात्रा में पीना है, जिसमें हमारे को
डाइल्यूट होके यूरिन के साथ साथ निकल जाए। डाइटरी एडजस्टमेंट, हमको स्पाइसी मटेरियल नहीं खाना है, कुरकुरे नहीं खाना है, चिप्स नहीं खाना है। आजकल हमको पिज्ज़ा बर्गर की आदत हो गई, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं खानी चाहिए, जिसके कारण हमारा डाइट भी डिस्टर्ब होता है, डाइजेशन के साथ साथ किडनी का प्रॉब्लम भी बढ़ती है। एवॉइड ओवर सप्लीमेंट्री डोसेस। कई लोग क्या करते हैं कि कैल्शियम की टेबलेट है, मल्टीविटामिन टेबलेट्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें लेते रहते हैं कि भाई चलो डॉक्टर बोल रहा है या फिर गवर्नमेंट सप्लाई है तो लेते रहते हैं। तो हमको ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए जो हमारे लिए नीडफुल नहीं है। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव एक्सरसाइज, सॉरी, आपको एक्सरसाइज है। आज की लाइफ में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, हमारे पास इतनी फैसिलिटी हो गई है कि हम किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारा डायबिटीज, बीपी, साथ में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे बहुत सारी बीमारियां बढ़ते जा रही हैं। तो हमें थोड़ा सा पेशेंट के साथ साथ अपने को भी चाहिए कि हम एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां ठीक हो। थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी चाहिए कि भाई आपका यूरिन में एसिड ज़्यादा जा रहा है, एल्कलाइन ज़्यादा जा रहा है, और भी कोई चीज़ें हैं, तो किस तरीके से हम उसको ट्रीट करें। नेक्स्ट है आपका फूड मटेरियल को कंटेंट करनी। मैंने कोशिश किया है यहाँ पे कि हिंदू धर्म के हिसाब से जैसे बोला जाता है कि भाई आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं कहीं से। कहीं से नहीं मिलती मतलब बहुत सारे हम मेडिसिन करते हैं फिर भी ठीक नहीं होते, बहुत सारा प्रिकॉशन मेंटेन्स करते हैं तो ठीक नहीं होते। तो एक पुराना जो पद्धति है हमारे अंदर में, प्राणायाम पद्धति है, कुंडली जागृत पद्धति है, कुंडली का प्रोसेस है, जो हमारे 7 चक्रों को इंडिकेट करता है। वी आर ए इंडियन, so we know कि how to arise the power of our bodies in soul power. Due to homeopathy concept is the vital force. Vital force, they are governing our bodies. So I think they are helpful for the treat the lot of diseases in our bodies by the चक्र या कुंडली आसनास। तो यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कुछ बताने का। स्वादिष्ठान चक्र होता है, सैक्रल चक्र होते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर में एक एनर्जी क्रिएट करता है जो हमारे सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। सो वी आर ट्रीट द यहाँ पे है चक्र आसन में मैंने कोशिश किया लिखने का, स्वादिष्ठान चक्र, मेडिटेशन एंड विजुलाइजेशंस। सेकंड लिखा है कि आपका मत्स्यासन होता है, जो अर्ध मत्स्यासन का शिकायत माने प्रोसेस है, जिसमें हम लॉर्ड विष्णु का करते हैं। तो उसमें हमको एब्डोमेन रीजन में स्ट्रेस आता है, खिंचाव पड़ता है, एक्सरसाइज होती है, तो वो प्रॉपर वर्क करने की कोशिश करता है। तो हमको पवन मुखासन भी करना चाहिए, जिसके कारण हमें वाइंड रिलीविंग प्रोसेस होती है, इम्प्रूव द किडनी फंक्शंस। हम लोग केवल हाथ और पैर से मोस्टली ज्यादा वर्क करते हैं, हमारा धड़ जो है कोई काम ही नहीं करता है। हम पानी पीते हैं, स्टमक में जाता है, वो फिर अपना वर्क करता है स्टमक। हम जो फूड मटेरियल खा रहे हैं वो काम हो रहा है, लीवर अपना काम कर रहा है, मगर प्रॉपर वर्क नहीं होता, क्योंकि हम उनको वर्क लोड ही नहीं दे रहे हैं, फिजिकल वर्क लोड नहीं दे रहे हैं, तो वो लेजी हो जाते हैं धीरे धीरे। और इसी के कारण बहुत सारे इम्यून डिजीज क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारा डायबिटीज हो रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि एब्डोमेन रीजन को फिजिकल वर्क ही नहीं है देते हम बाहर से, वो केवल अंदर ही अंदर खाना पचाने में लगा हुआ अपना काम कर रहा है। तो हम उसको एक एनर्जेटिक पावर नहीं देंगे, उसके बाइसेप ट्राइसेप्स जस्ट लाइक अपन डेवलप नहीं करेंगे, तो कैसे पॉसिबल है कि वो प्रॉपर वर्क करे। नेक्स्ट है आपका कलर थेरेपी। ऑरेंज कलर जो होता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सेक्रल चक्र यूज द क्लॉटिंग द विजुलाइजेशन एक्सरसाइज। बहुत सारे कलर होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर में पीसफुल माइंड होता है, रेड में है डेंजरस कंसेप्ट होता है, आपको व्हाइट शांति के प्रतीक है। तो इस तरीके से ऑरेंज कलर जो होता है हमारे लिए हेल्पफुल करता है कि हम इस तरीके से एक चक्र आसन कर सकते हैं। और बहुत सारे ऋषि मुनि ने बताया भी है कि बहुत सारी बीमारियों में आपको अलग अलग प्रकार के आसन करने चाहिए जो हमारे लिए है। और नेक्स्ट है आपने आप प्रैक्टिस कीजिएगा और पेशेंट को कराइएगा मंत्र, वम। मंत्र है स्वादिष्ठान चक्र प्रोमोटेड द बैलेंस। आपने बहुत सारे वम देखा है, ओम, ह्रीम, क्लीम, एम, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं, वर्ड हैं जो जो एनर्जेटिक क्रिएट करते हैं, एनर्जी राइज करते हैं, जो 7 चक्रों को जागृत करता है। तो हमें वो चीजें पेशेंट को भी बतानी चाहिए कि किस किस बीमारियों में कौन कौन से चक्र को जागृत करने की कोशिश करना चाहिए। दे आर हेल्पफुल फॉर द मेंटेनेंस अवर बॉडीज। नेक्स्ट आपका है कंक्लूजन। किडनी स्टोन आर द मैन्युफैक्चरिंग कंडीशन दैट रिक्वायर द होलिस्टिक एंड पर्सनलाइज्ड अप्रोच
Homeopathy combined the lifestyle, the modification and complementary therapy like the chakra healings, offer the promoting path of the prevention management in overall beings by the addressing the root cause and fostering balance. In the physical energy body, individuals can achieve the sustain, with the improve quality of life. अगर हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा सा डाइट मेंटेन करते हैं, और आप जंक फूड मटेरियल को नहीं खा रहे हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स सबसे हार्मफुल कंडीशन है हमारे लाइफ के लिए, ये सब चीजें हम नहीं करते हैं और सिंपल लाइफ चलते हैं और पूरे जमाने के लोगों के हिसाब से थोड़ा सा वर्क करते हैं, लाइफ स्टाइल अपन एक्टिवेट करते हैं, तो हमें बहुत सारा हेल्प मिलता है कि वी आर टू हील अप आवर बॉडीज. इट इज ए हेल्पफुल फॉर द सिस्टम बाय द होम्योपैथी कंसेप्ट कि ऑटो हीलिंग पावर. वाइटल फोर्स भी हमारे को यही बोलता है कि मैं हूं जो आपके शरीर को पूरी मेंटेनेंस कर सकता हूं विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन और disturbance. So we are fed the homeopathics. There arise the our system, immune system, and different types of the energetic power created by the homeopathy medicine, just like dynamization or potentizations. So thank you, all of you. You are patiently hearing me. और आप लोगों ने सुना, मुझे अच्छा लगा, और आप लोगों का मैं साथ चाहा, आपने पूरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और स्पेशली इंटरनेशनल फोरम ऑफ प्रमोशन ऑफ होम्योपैथिक डॉक्टर सानी साहब का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि उन्होंने मुझे एक छोटा सा स्पीच देने के लिए सहयोग दिया. और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किसी प्रकार का कुछ शेयरिंग आप मुझे करना चाहते हैं तो वेलकम है, या आप कुछ पूछना चाहें, अगर मेरे लायक होगा तो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा. हाँ, बहुत अच्छा है सोनी जी. आप धन्यवाद सर. पीपीटी को शेयर बंद कर दीजिए, यस और सर. अपना जो पीपीटी है उसको आप शेयरिंग को बंद कर दीजिए. ओके सर. ओके सर. और किन्हीं को कोई सवाल हो तो वो फिर चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. चैट बॉक्स में ऐसे कोई अभी क्वेश्चंस नहीं है. ओके सर. वैसे मैं देख रहा था आपका अभी सेशन को सुन रहा था. जी आपने सर. सभी एरिया को कवर कर लिया है, खास करके इंडियन फिलोसफी को भी आपने जो इसमें दिया है. ये बात धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट भी जो है तो बैलेंस कर सकता है. जहाँ जी तक सर. कि वाटर बैलेंस की बात आपने कहा, ये एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है वाटर बैलेंस. लेकिन वाटर बैलेंस के लिए वाटर पानी के आपके अंदर में कैसे रिटेन करे, इसमें होता है कि इनटेक, रिटेंशन एंड बाहर निकालना है ना. बराबर. लेना, उसको रिटेन करना, और कितना देर में. तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है तो मुझे लगता है कि ये किडनी का प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन किडनी का प्रॉब्लम तभी होता है जब हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो आपको गड़बड़ हो जाता है. तो मेटाबॉलिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए बहुत बढ़िया रोल जो है तो आपका मेडिटेशन है. और आपने जो कुंडलिनी की बात करी, म्यूजिक मेडिटेशन की बात करी, जब आपका मन स्थिर रहेगा तो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस भी आपके शरीर में काफी अच्छा होगा. इसलिए आपका जो लास्ट में जो आपने कुंडलिनी जागृत करने का चर्चा किया, म्यूजिक थेरेपी की चर्चा किया, कलर थेरेपी का चर्चा किया, ये आज के समय में लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं. और ट्रीटमेंट में इसको हम लोग एक्सिलरी मेथड्स के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन ने भी ऑक्सिलरी मेथड्स का इंक्लूजन करने के लिए प्रावधान दिया है. उन्होंने कहा है कि साथ में काउंसलिंग के साथ में, रोगी को समझाने के साथ में, उसके लाइफ स्टाइल में चेंजेस अगर आप नहीं लाते हैं तो एक आपके अंदर में बहुत ज्यादा बदलाव रोगी में नहीं होता है, या रोग अगर ठीक होना भी होगा तो देरी से होगा. एक डॉक्टर हरिनाथ शर्मा जी ने टाइप किया है, इज हाइड्रेशन विथ कंजम्पशन ऑफ वाटर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट हैज नेवर. यस, बिल्कुल है. एक हरिनाथ जी, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगा. कुछ लोग आदत बनाते हैं, बोलते हैं कि सवेरे 2 गिलास पानी पी लेना चाहिए, तो ये ओवर कंजम्पशन उस समय में. लेकिन इक्वल क्वांटिटी में अगर आप लेंगे तो उसके लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका प्रेशर जो है सो बहुत ज्यादा हो जाएगा, किडनी पर लोड हो जाएगा,
और एक लोड का जो बैलेंस, इसलिए हाइड्रेशंस को मेंटेन करने का मतलब ये नहीं होता है कि एक बार में कंज्यूम कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके आप कंज्यूम करते रहिए और उसको जी सर, अपने हिसाब से लेके, इसका नेगेटिव। तो फणिभूषण जी, आपका सेशन बहुत ही अच्छा है और जी सर, मैं धन्यवाद चाहूंगा सर। कि आप लोग अभी फिर से एक बार कोई दूसरे टॉपिक को लेकर के आइए, मैं आपसे बात कर लूंगा। आप जी सर, जी इसमें फिर से कोई टॉपिक को लेकर आइए, आप इसी तरह से हम लोग के सेशन से जुड़े रहिए। इसके साथ में आज का सेशन, हम लोगों का हिंदी सेशन समाप्त होता है। नाउ द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर अंजनी फॉर इंग्लिश सेशन। सो ओवर टू यू डॉक्टर अंजनी, यू कैन टेक ओवर द सेशन नाउ। थैंक यू वेरी मच सर फॉर कोऑपरेटिंग मी। Dr. Anjani, you can take over the session now.